प्यारे छात्रों, आज हमारा यूनिट 2 का छठा या ये लास्ट लेक्चर है जो यूनिट 2 को कंप्लीट करता है। इसके पहले यूनिट 1 में हम लोगों ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब कि उसमें क्या लैटिस पैरामीटर होते हैं, क्रिस्टल क्लास क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है और इन यूनिट सेल क्या होते हैं। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टल की, उसकी पीरियोडिसिटी की, उसको हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी। फिर यूनिट 2 में हम लोगों ने पिछले 5 लेक्चर्स में रेसिप्रोकल स्पेस के बारे में पढ़ा। कैसे हम डायरेक्ट स्पेस से रेसिप्रोकल स्पेस में जाते हैं। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है तो उसके लिए ब्रैग्स लॉ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या फिर डिफ्रैक्शन कंडीशन रेसिप्रोकल स्पेस में सेटिस्फाई होनी चाहिए। और कुछ विशेष इंसिडेंट बीम, विशेष मतलब कि जिनका वेवलेंथ लगभग एंगस्ट्रॉम रेंज का हो, ऐसी इंसिडेंट बीम को जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे इंसिडेंट कराया जाता है तो उससे जो भी डिफ्रैक्शन होता है उसको अगर हम कलेक्ट करें, डिफ्रैक्टेड बीम को हम कलेक्ट करें, तो इससे हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि जो डिफ्रैक्टेड बीम है वो पीरियोडिक एटम्स से डिफ्रैक्ट होती है, डिफरेंट प्लेन से डिफ्रैक्ट होती है। तो अगर हम उनको कलेक्ट करें और उनके बीच में जो इंटरफ्रेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, तो उससे हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। और वो बीम कौन कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है एक्सरे बीम, न्यूट्रॉन बीम एंड इलेक्ट्रॉन बीम। अब आज का जो हमारा लेक्चर है ये इस पे आधारित है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड कौन से होंगे। हम लोगों ने थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया, थ्योरेटिकल चर्चा हो गई कि कौन से लॉ सेटिस्फाई होने चाहिए, कौन से इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए डायरेक्ट स्पेस में या रेसिप्रोकल स्पेस में। और हमें ये भी पता चल गया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है, एक्सरे या डिफ्रैक्शन या न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है। लेकिन जब ये डिफ्रैक्शन करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप होना चाहिए। तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कौन सा होगा, कैसा होगा और वो भी कितने प्रकार का हो सकता है, आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया था कि इंसिडेंट बीम की तरह हम एक्सरे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर सकते हैं और न्यूट्रॉन बीम यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो जनरल यूज होता है वो एक्सरे बीम यूज होती है फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में जाएंगे तो वो जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है वो और ज्यादा महंगा होता है एक्सरे इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही कहते हैं उसे, तो वो और ज्यादा महंगा होता है, उसकी प्राइस ज्यादा होती है और वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। तो इसकी वजह से ज्यादातर जब भी कोई रिसर्च में नया मटेरियल बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका एक्सआरडी करते हैं और एक्सआरडी से काफी कुछ चीजें पता चल जाती हैं। एक्सआरडी मतलब कि एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो एक्सआरडी से ज्यादातर चीजें पता चल जाती हैं। और उसके बाद अगर लगता है कि ये मटेरियल सही बना हुआ है, एक्सआरडी से ही पता चल जाता है कि वो सही है कि नहीं सही है, फिर उसकी और डीप एनालिसिस करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम जो चर्चा करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की चर्चा नहीं करेंगे, हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की चर्चा करेंगे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं जो पीजी लेवल पे लैब में भी यूज होते हैं, जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की लैब होती हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो एमएससी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये एक्सपेरिमेंट लैब में होते हैं जिससे कि वो उसको एक्सपेरिमेंटली सीख सके या एक्सपेरिमेंटली उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर सके कि कैसा मेथड होता है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात कर रहे हैं तो एक तो हुआ कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, फिर दूसरा कि उस एक्सपेरिमेंटल मेथड से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, और फिर तीसरी बात है कि उस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे जिससे कि हम स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकें। तो इसको हम लोग 3 मेथड्स के लिए देखेंगे। पहला मेथड है लावे मेथड, दूसरा सिंगल क्रिस्टल मेथड एंड देन थर्ड इज पाउडर मेथड्स। तो ये 3 मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो इन 3 मेथड्स को हम लोग देखेंगे कि इसका एक एक करके देखेंगे कि इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है। अब कोई भी मेथड हो, हर मेथड के लिए कुछ चीजें कॉमन होती हैं। कॉमन क्या चीजें होती हैं
कि एक हमें क्रिस्टल चाहिए, जिस क्रिस्टल का हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन करना है या जिस क्रिस्टल का हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना है वो क्रिस्टल होना चाहिए, वो क्रिस्टल होगा। और फिर एक सोर्स होना चाहिए, सोर्स या तो एक्सरे का सोर्स हो या तो न्यूट्रॉन बीम का सोर्स हो या फिर इलेक्ट्रॉन बीम का सोर्स हो। तो कोई सोर्स होना चाहिए, एक क्रिस्टल होना चाहिए। और फिर जब ये इंसिडेंट बीम क्रिस्टल पे पड़ेगी और क्रिस्टल से पड़ने के बाद जो डिफ्रैक्टेड बीम्स हमें मिलेंगी, तो उस डिफ्रैक्टेड बीम्स को देखने के लिए या तो कोई फोटोग्राफिक फिल्म होनी चाहिए जहां पे जाकर के वो स्पॉट मिले हमें और फिर उसको हम डेवलप करके देखें कि कहाँ कहाँ स्पॉट्स मिल रहे हैं, या फिर कोई डिटेक्टर होना चाहिए। अगर डिटेक्टर होगा तो वो काउंट कर लेगा कि कितनी इंटेंसिटी आ रही है, और जहां पे ज्यादा इंटेंसिटी है इसका मतलब कि वहां पे कोई डिफ्रैक्टेड बीम है या डिफ्रैक्शन पीक है, और जहां पे इंटेंसिटी नहीं है इसका मतलब कि उस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो ये तीन बेसिक चीजें होती हैं जो किसी भी सेटअप में होनी चाहिए, चाहे वो एक्सरे से डिफ्रैक्शन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन से डिफ्रैक्शन हो, या फिर वो इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्शन हो, या फिर वो लावे मेथड हो, वो सिंगल क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड हो, या कि फिर वो पाउडर मेथड हो। तो उसमें क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल के एक साइड में कोई भी सोर्स होगा और क्रिस्टल के दूसरे साइड में या क्रिस्टल को कवर करते हुए एक फोटोग्राफिक फिल्म या डिटेक्टर होगा। अब जो सोर्स है वो किस तरह का हो सकता है? सोर्स हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया है कि सोर्स एक्सरे बीम हो सकती है, न्यूट्रॉन बीम हो सकती है या इलेक्ट्रॉन बीम हो सकती है। ये तीन ही लाइट बीम जिसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं, उसे नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो इसलिए हमें छोटे साइज के वेवलेंथ वाली बीम चाहिए, और छोटे साइज की वेवलेंथ मतलब कि लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की या लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम की। तो वो एक्सरे बीम हो सकती है, न्यूट्रॉन बीम हो सकती है और इलेक्ट्रॉन बीम हो सकती है। अब सोर्स भी दो तरह के होते हैं, मतलब ये जो तीन बीम है इन तीन बीम में भी दो वैरायटी हो सकती है। एक तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को व्हाइट सोर्स भी कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये हुआ कि उसमें केवल एक ही वेवलेंथ होगा, मतलब जो भी वेवलेंथ होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर कॉपर के अल्फा की बात करें तो केवल 1.54 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ होगा, उसके अलावा जो दूसरे वेवलेंथ है और कोई भी वेवलेंथ नहीं होगा। तो अ सिंगल वेवलेंथ की जो बीम होती है उसको मोनोक्रोमेटिक बीम कहते हैं। और कंटिन्यूअस का मतलब कि उसमें कई वेवलेंथ होंगे, ढेर सारे वेवलेंथ होंगे वहां पे विद इन अ रेंज। जैसे कोई रेंज अगर डिफाइन कर दिया जाए कि 1 एंगस्ट्रॉम टू 2 एंगस्ट्रॉम, तो उस रेंज में जितने भी हो सकते हैं वो सारे वेवलेंथ यहाँ पे होंगे। फिर जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल को भी हम दो तरह के क्रिस्टल ले सकते हैं, या तो सिंगल क्रिस्टल लें। अगर सिंगल क्रिस्टल लेंगे तो कुछ और मेथड्स हम अप्लाई करेंगे, और अगर पॉलीक्रिस्टलाइन मेथड क्रिस्टल लेंगे तो कुछ दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। तो किसी मेथड में सिंगल क्रिस्टल यूज होता है, किसी मेथड में पॉलीक्रिस्टलाइन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा से चाहें तो सिंगल क्रिस्टल ले लें या अपनी इच्छा से चाहें तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल ले लें, या यहाँ भी ये नहीं संभव है कि हम अपनी इच्छा से चाहें तो मोनोक्रोमेटिक ले लें, अपनी इच्छा से चाहें तो कंटिन्यूअस ले लें। वो एक सेट पैटर्न है कि अगर हम लावे मेथड यूज कर रहे हैं तो हम क्या कॉम्बिनेशन लेंगे, इन समय मोनोक्रोमेटिक लेना है कि कंटिन्यूअस लेना है, या कि क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये एक जनरल बात मैं बता रही हूँ आपको कि क्रिस्टल की वेराइटी दो तरह की हो सकती है। उसके बाद जो क्रिस्टल है जिसे हम माउंट करते हैं, तो वो क्रिस्टल या तो स्टेशनरी रह सकता है, मतलब कि अगर हमने क्रिस्टल को एक जगह फिक्स कर दिया तो वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, या फिर क्रिस्टल को रोटेट भी कर सकते हैं। तो जब रोटेट करते हैं तो वो अपनी एक्सिस के अबाउट, मतलब ये जो वर्टिकल एक्सिस है, या अगर हॉरिजॉन्टली माउंट करेंगे तो अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरह से क्रिस्टल रोटेट कर सकता है। तो उसके अलावा फिर फोटोग्राफिक फिल्म होंगी। फोटोग्राफिक फिल्म की जगह डिटेक्टर भी यूज होता है। फोटोग्राफिक फिल्म वही होती है, जैसे अगर आप ने देखा होगा कोई अगर अपने बॉडी के किसी पार्ट का हम एक्सरे कराते हैं तो जो एक्सरे फिल्म आती है उसी तरह की फिल्म होती है, जिसको माउंट कर दिया जाता है और उस पर फिर डिफ्रैक्शन स्पॉट्स आते हैं या डिफ्रैक्शन कर्व्स आते हैं और उसी का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो उसको फिर डेवलप किया जाता है। जैसे एक्सरे फिल्म होती है तो एक्सरे फिल्म को भी डेवलप करते हैं, वैसे इसको भी डेवलप करते हैं।
या फिर अब जो नया सिस्टम है उसमें फोटोग्राफिक फिल्म नहीं रखते हैं, यूजी पीजी लेवल के लैब्स में तो फोटोग्राफिक फिल्म रखते हैं, लेकिन जो रिसर्च में यूज होता है वहाँ फोटोग्राफिक फिल्म नहीं रखते हैं, बल्कि वहाँ पे डिटेक्टर यूज होता है और डिटेक्टर डायरेक्ट उसकी इंटेंसिटी मेजर करता है इन ईच डायरेक्शन और फिर वो पीक फॉर्म में रिजल्ट को देता है। अगर फिल्म होगी तो उसमें स्पॉट्स आएंगे, ब्लैक स्पॉट्स आएंगे या फिर उसमें लाइंस आएंगी, लेकिन जो डिटेक्टर होगा उसमें पीक्स आएंगी। तो ये वेराइटीज हैं, सोर्स की वेराइटी है, क्रिस्टल की वेराइटी है और फोटोग्राफिक फिल्म या डिटेक्टर की में हमारे पास दो ऑप्शन होता है। अब जो इक्वेशन है हमारा ब्रैग इक्वेशन है, ब्रैग इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में ढेर सारी डी वैल्यूज होंगी, ढेर सारी डी वैल्यूज मतलब कि वहां बहुत सारे प्लेन होंगे और हर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के लिए एक इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी जिसको हम स्मॉल डी कहते हैं, मींस DHKL होगा। तो वेरियस वैल्यूज ऑफ डी होंगे वहां पे अवेलेबल होंगे और फिर जब हम इंसिडेंट बीम को उस पे इंसिडेंट कराते हैं क्रिस्टल प्लेन पे, तो वो कुछ एंगल होगा, वो एंगल थीटा कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है। और फिर लैम्डा है तो लैम्डा भी कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जिस डायरेक्शन में इन तीनों का कॉम्बिनेशन फुलफिल हो जाएगा, मतलब कि जो डी है और जो थीटा है और जो लैम्डा है, क्योंकि वेराइटीज ऑफ डी है, वेराइटीज ऑफ थीटा हो सकते हैं और वेराइटीज ऑफ लैम्डा हो सकते हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन जहां पे फुलफिल होगा वहां पे हमको डिफ्रैक्टेड बीम उस डायरेक्शन में मिलेगी और इस तरह से फिर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाता है। तो मैंने बताया आपको कि हम लोग तीन तरह के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्कस करेंगे। एक है लावे मेथड, दूसरा है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड या इसको रोटेटिंग सिंगल क्रिस्टल मेथड भी कहते हैं, और तीसरा है पाउडर मेथड। तो जो लावे मेथड है, लावे मेथड में कंटिन्यूअस बीम होती है। कंटिन्यूअस बीम मतलब कि जो वेवलेंथ होगा वो सिंगल नहीं होगा बल्कि एक वेरिएशन होगा, उसमें वो बीम यूज होती है और सिंगल क्रिस्टल यूज होता है और वो सिंगल क्रिस्टल स्टेशनरी होता है, मतलब वो रोटेट नहीं करता है, तो सिंगल क्रिस्टल स्टेशनरी होता है। उसी तरह से जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड होगा, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में भी सिंगल क्रिस्टल होता है, लेकिन बीम मोनोक्रोमेटिक बीम होती है, मतलब कि एक सिंगल वेवलेंथ की बीम होगी और जो क्रिस्टल होगा वो अपने एक्सिस पे मूव करता है, मतलब कि रोटेट करता है, वर्टिकल एक्सिस पे वो रोटेट करता है। फिर उसी तरह पाउडर मेथड में भी मोनोक्रोमेटिक बीम होती है, क्रिस्टल लेकिन अब सिंगल क्रिस्टल नहीं होता है बल्कि वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। और पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है वो उसको हम स्टेशनरी भी रख सकते हैं और उसको रोटेट भी करा सकते हैं। ये सेटअप पे डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसा वो सेटअप है। तो इसमें दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं, स्टेशनरी का ऑप्शन भी होता है और रोटेशन का भी ऑप्शन होता है। अब इस मेथड को पाउडर मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक क्रिस्टल के लिए या हर एक मटेरियल के लिए सिंगल क्रिस्टल ग्रो करना वो इजी नहीं होता है और ये अवेलेबल नहीं होता है। लैब में हम सिंगल क्रिस्टल हर एक मटेरियल के लिए नहीं ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब क्रिस्टल ग्रो करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है और फिर वो सिंगल क्रिस्टल नहीं रह जाता है। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, ज्यादातर जो मटेरियल होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं। तो अगर सिंगल क्रिस्टल नहीं है तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को क्रश करके उसका पाउडर फॉर्म बना लेते हैं और उस पाउडर को फिर यूज किया जाता है। या तो उस पाउडर को एक कैपिलरी ट्यूब में, जो ग्लास की कैपिलरी ट्यूब है उसमें टाइटली फिल कर देते हैं और तब वो एक मतलब स्टिक जैसा बन जाता है, उस स्टिक को हम माउंट कर सकते हैं। या फिर कोई स्लिट जैसी होती है तो उस स्लिट में पाउडर को भर देते हैं और इस तरह से वो भर दी जाती है कि फिर वो गिरता नहीं है पाउडर। तो ये ज्यादातर यूज होता है रिसर्च की जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें। तो इसलिए ही इसका नाम पाउडर मेथड रखा गया है, क्योंकि इसमें मोस्टली पाउडर का यूज किया जाता है। या फिर मान लीजिए कोई पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, उसको वायर फॉर्म में अगर बना दिया जाए तो उसके वायर को भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा टुकड़ा है उसमें से एक वायर टाइप का शेप अगर कट कर लिया जाए तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चूंकि ये एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है इसलिए इसका नाम पाउडर मेथड रखा गया है। और ये ज्यादातर यही मेथड यूज होता है आगे रिसर्च में, क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए सिंगल क्रिस्टल अवेलेबल नहीं होता। तो जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो पाउडर मेथड है।
अब हम सबसे पहले लावे मेथड पे आ जाते हैं। अब चूंकि हमारे पास 3 तरह के एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैं, तो हर एक्सपेरिमेंटल सेटअप के कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ उसके एडवांटेज हैं। मतलब कि एक मेथड है तो उसको हम कुछ विशेष चीजों के लिए यूज करते हैं, जो दूसरा मेथड होगा हम उसको किसी दूसरी प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं, और तीसरा हम किसी और चीज के लिए यूज करते हैं। अब ये जो लावे मेथड है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंगल क्रिस्टल होता है, कंटिन्यूअस बीम होती है और स्टेशनरी रहता है। क्रिस्टल रोटेट नहीं कर रहा है, क्रिस्टल स्टेशनरी है। तो लावे मेथड केवल एक क्विक सिमेट्री आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। इससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम ये नहीं निकाल सकते कि जो क्रिस्टल क्लास में जो सिमेट्री है, सिमेट्री का तो पता चल जाएगा कि कौन सी सिमेट्री है इसमें, लेकिन हमें इससे ए बी सी पैरामीटर की हमें वैल्यू पता चल जाए तो वो चीज यहाँ से नहीं पता चलती, या जो डी वैल्यूज हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, वो हमें पता चल जाए। क्योंकि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो नेचुरली ए बी सी से कनेक्टेड होती है, उससे रिलेट करती है, तो वो चीज हम इससे नहीं पता लगा सकते। हम इससे केवल सिमेट्री के बारे में एक पता चल जाता है कि इसमें कौन सी सिमेट्री है। तो एक क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लावे मेथड यूज किया जाता है। इसका जो सेटअप है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए ये एक्सरे ट्यूब है, इस जो हाई वोल्टेज पे है, और एक्सरे ट्यूब से एक्सरे बीम आएगी। एक्सरे बीम के फिर आगे यहाँ पे एक छोटे स्लिट्स रखते हैं या एक अपर्चर होता है, जिससे कि एक्सरे बीम ज्यादा फैले नहीं और वो एक कॉलिमेटेड बीम यहाँ पे आए। और इसके चारों तरफ एक लेड स्क्रीन होती है ताकि एक्सरे इधर उधर फैल करके न जाए, और क्योंकि वो हार्मफुल होती है, एक्सरे बीम हार्मफुल होती है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका एक्सपोजर ज्यादा ना हो, इसलिए एक लेड स्क्रीन होगा। और फिर यहाँ एक क्रिस्टल होगा। तो ये जो क्रिस्टल है, फिर इस क्रिस्टल पे एक्सरे बीम पड़ेगी और फिर उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उसको कवर करने के लिए एक यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म रखी होगी, और इस पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब वो स्पॉट के रूप में दिखाई देगा। देखिए, जब सिंगल क्रिस्टल होगा और वो स्टेशनरी है तो सर्टेन थीटा वैल्यूज ही वहां पे अवेलेबल हैं, सर्टेन प्लेन्स ही वहां पे अवेलेबल हैं, और बहुत ज्यादा प्लेन्स नहीं अवेलेबल हैं, इसलिए, लेकिन इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम ली जाती है। कंटिन्यूअस बीम लेने से ये होता है कि लैम्डा का ऑप्शन मिल जाता है। अगर बीम भी यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक होती और क्रिस्टल भी स्टेशनरी है और वो भी सिंगल क्रिस्टल है, तो बहुत ही कम स्पॉट्स मिलते, क्योंकि 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बहुत ही कम प्लेन्स के लिए सेटिस्फाई होता, क्योंकि हमारे पास डी वैल्यूज भी कम है और थीटा वैल्यूज भी कम है और लैम्डा भी एक सिंगल है। अगर हम मोनोक्रोमेटिक लेते तो बहुत ही कम स्पॉट्स मिलते, इसलिए यहाँ पे लैम्डा को वेरिएशन में रखा गया है, मतलब कंटिन्यूअस बीम लेते हैं ताकि लैम्डा वेरिएबल होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ये कॉम्बिनेशन बन सकेगा और हमें ज्यादा स्पॉट्स मिलेंगे। तो सिमेट्री देखने के लिए जो सिमेट्री एक्सिस होती है उसको एक्सरे बीम के पैरेलल रखा जाता है। अगर सिमेट्री एक्सिस एक्सरे बीम के पैरेलल होगी तो इसको स्पॉट्स को देखते ही बिल्कुल सिमेट्री का पता चल जाता है कि वो जो एक्सिस है वो कैसे सिमेट्री को शो कर रही है। अब इसमें दो तरह का डिफ्रैक्शन होता है। एक तो डिफ्रैक्शन जैसे यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब कि जो भी एक्सरे बीम है वो ट्रांसमिट कर गई, क्रिस्टल को वो क्रॉस कर जाएगी, क्रिस्टल को क्रॉस करके मतलब दूसरे साइड में निकल जाएगी, क्योंकि ये जो हमने फोटोग्राफिक फिल्म रखी है वो क्रिस्टल के दूसरे साइड में रखी है, तो इसको हम ट्रांसमिटेड पैटर्न कह सकते हैं, ट्रांसमिटेड डिफ्रैक्शन पैटर्न। लेकिन कुछ जो एक्सरे बीम है वो इधर इस साइड में भी डिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि जो इधर प्लेन्स हैं तो इन प्लेन से इधर भी डिफ्रैक्ट होगी, इसलिए एक फोटोग्राफिक फिल्म यहाँ भी रखी जाती है जिसको हम बैक डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर क्रिस्टल बहुत ही थिक है, अगर थिक क्रिस्टल है तो एक्सरे बीम उसको पेनिट्रेट करके दूसरे साइड नहीं निकल पाएगा एक्सरे बीम, और फिर यहाँ पे जो बैक डिफ्रैक्शन पैटर्न है उससे ही हमें एनालिसिस करनी होती है। लेकिन अगर थिन क्रिस्टल है तो हमें इधर भी मिलेगा और हमें इस साइड भी, अगर हम इस जगह पे फिल्म रखें तो यहाँ पे भी हमें डिफ्रैक्शन स्पॉट्स मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे कि किस तरह की ज्योमेट्री होती है या किस तरह का सेटअप होता है। दूसरा, इसका एक और बहुत यूज होता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर जो सिमेट्री एक्सिस है अगर वो इंसिडेंट बीम के पैरेलल डायरेक्शन में होगी तो हमें तुरंत ही सिमेट्री पैटर्न मिल जाता है।
तो अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल हमने ग्रो किया और हमें नहीं पता है कि उस क्रिस्टल के अंदर जो सिमेट्री एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, क्योंकि क्रिस्टल जैसे हम लोग यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं और बिल्कुल मान लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल है तो हम बिल्कुल उसके साफ साफ एज और प्लेन ड्रॉ करते हैं। जब क्रिस्टल ग्रो होता है तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल उस तरह के शेप में हो, जो यूनिट सेल का शेप है बिल्कुल फाइन शेप है उस शेप में क्रिस्टल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका जो बाहर का लुक है वो थोड़ा इरेगुलर तरह का हो सकता है, तो हमें उसको देख के नहीं पता चलेगा कि वो उसमें ओरिएंटेशन मतलब कौन से एक्सिस है जो सिमेट्री एक्सिस है। तो ये जो मेथड है वो इसलिए भी बहुत यूज होता है कि हम सिमेट्री एक्सिस का पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए एक किसी एक्सिस जो हमें लग रहा है कि ये एक्सिस सिमेट्री एक्सिस है, उस एक्सिस के अलोंग हमने उस एक्सिस को हमने अंदाजे से मतलब एक्सरे बीम के पैरेलल बनाया और फिर पैटर्न देखा, तो पैटर्न अगर बिल्कुल ठीक सिमेट्रिकल एक्सिस सिमेट्रिकल पैटर्न आ रहा है तो ठीक, लेकिन अगर सिमेट्रिकल पैटर्न देख के हमें लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो फिर हम उसको ओरिएंट कर सकते हैं उस डायरेक्शन में कि जिससे वो सिमेट्री एक्सिस इंसिडेंट बीम के पैरेलल हो जाए। और जिस समय बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा और हमें एक सिमेट्रिकल पैटर्न मिलेगा, इसका मतलब कि वो जो एक्सिस है वही एक्सिस एक सिमेट्री एक्सिस है, तो हम इसलिए उसके क्रिस्टल के ओरिएंटेशन को भी इस मेथड से जज कर सकते हैं और हम एक्सिस का पता लगा सकते हैं। तो ये एक सेटअप है एक फॉर द लॉवे मेथड। अब जैसा मैंने आपको बताया कि लावे मेथड में दो तरह के पैटर्न पॉसिबल है। एक तो ये पैटर्न है कि इधर से अगर एक्सरे बीम आ रही है, ये फिगर पुरानी फिगर से थोड़ा उल्टा है। पुरानी फिगर में बीम इधर से आ रही थी, पर यहाँ पे बीम एक्सरे बीम अगर इधर से आ रही है और ये क्रिस्टल है और हमने क्रिस्टल के बाद में फिल्म रखा, तो ये हुआ ट्रांसमिशन लावे मेथड, क्योंकि जो एक्सरे बीम इसको ट्रांसमिट करके इधर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा उसी को हम यहाँ पे कवर करते हैं। लेकिन अगर हम क्रिस्टल के पहले ही मतलब एक्सरे सोर्स इधर है और क्रिस्टल इधर है और इन दोनों के बीच में ही अगर हम एक फिल्म रख देते हैं, तो इस फिल्म पे जो हमें स्पॉट मिलेंगे वो स्पॉट बिकॉज ऑफ द बैक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वर्ड भी कभी कभी यूज होता है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि जो रिफ्लेक्शन के लिए एक कंडीशन है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है डिफ्रैक्शन के केस में भी। और अगर सेम डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट बीम होती है उसी साइड रिफ्लेक्शन होता है, तो इसलिए इसको हम कभी कभी डिफ्रैक्शन को हम रिफ्लेक्शन भी कह देते हैं। तो ये जो बैक रिफ्लेक्शन या बैक डिफ्रैक्शन है उससे भी हमें पॉइंट्स या डिफ्रैक्शन स्पॉट्स मिलते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। अगर ट्रांसमिशन मेथड है तो जो हम फिल्म रखेंगे वो एक्सरे सोर्स इस साइड में है और वो क्रिस्टल पे पड़ता है और फिर क्रिस्टल के आगे हम रखेंगे। और अगर बैक डिफ्रैक्शन या बैक रिफ्लेक्शन है तो हम क्रिस्टल के पहले ही एक्सरे सोर्स और क्रिस्टल के बीच में फिल्म को रखते हैं, ताकि जो ये बैक जो रिफ्लेक्शन है उससे हमें स्पॉट्स मिल जाते हैं। तो ये लावे मेथड के का सेटअप होता है। अब देखिए जैसे ये एक स्पॉट्स हैं, वो लावे मेथड का ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न में हम देख पा रहे हैं कि जो स्पॉट्स हैं वो इसमें मतलब कि 6 फोल्ड सिमेट्री है, क्योंकि जो स्पॉट्स मिल रहे हैं वो अगर यहाँ पे स्पॉट्स है तो वो 60 डिग्री पे वो रिपीट हो रहे हैं। तो इस पैटर्न को देखते ही कोई कह सकता है कि वो जो एक्सिस है जो कि इंसिडेंट बीम के अलोंग होगी वो एक्सिस 6 फोल्ड सिमेट्री है। तो इसलिए ये बिल्कुल क्विक हमें पता चल जाता है, इसमें हमें ज्यादा इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही फिल्म को डेवलप करेंगे और फिल्म को देखेंगे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो भी एक्सिस है उस क्रिस्टल में वो एक्सिस 6 फोल्ड सिमेट्री की एक्सिस है। तो ये इसका यूज होता है कि क्विक। लेकिन अब इसमें हम इन स्पॉट्स को कैलकुलेट करके, इसमें कुछ ऐसा मेथड नहीं है कि हम उसे कैलकुलेट करके उसमें डी वैल्यूज कौन सी रही होंगी, ये सब हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक कंडीशन देखा था रेसिप्रोकल स्पेस में, जो डिफ्रैक्शन कंडीशन है वो था डेल्टा के इज इक्वल टू जी। तो डेल्टा के इज इक्वल टू जी कंडीशन को ही हम लोग थोड़ा और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन के दोनों तरफ ए जो लेटेस्ट पैरामीटर है, लेटेस्ट वेक्टर है, उससे अगर उसका डॉट प्रोडक्ट लें तो ए डॉट डेल्टा के, तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी इज इक्वल टू होता है एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। तो अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो केवल ये वाला टर्म सरवाइव करेगा 2 पाई एच,
बाकी जो टर्म्स होंगे a डॉट बी स्टार वो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। उसी तरह से b डॉट डेल्टा के लेंगे तो 2 पाई k आएगा, c डॉट डेल्टा के लेंगे तो 2 पाई l आएगा। ये डेल्टा के ये यही वाला k है। एक चीज आप लोगों को रेसिप्रोकल स्पेस में ये ध्यान रखना है, जब आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे या आप अपने नोट्स बनाएंगे या फिर आप कभी आंसर शीट में लिखेंगे कि यहाँ पे दो तरह के के आते हैं। एक जो के होता है वो लैटिस वेक्टर होता है, जिसको हम लोग सॉरी लैटिस वेक्टर या वेव वेक्टर होता है, लैटिस वेक्टर नहीं वेव वेक्टर होता है, जिसको हम लोग 2 पाई बाई डेल्टा 2 पाई बाई लैम्डा से निकालते हैं मैग्नीट्यूड। और जैसा हमने बार बार अभी डिफ्रैक्शन कंडीशन के लिए बताया था कि k इज द इंसिडेंट बीम एंड k डैश इज द डिफ्रैक्टेड बीम, तो वहां भी एक k होता है, वो वेक्टर होता है। और वो वेक्टर क्या होता है, वेव वेक्टर जिसे कहते हैं, और वो 2 पाई बाई लैम्डा उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन होता है। जो इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन होगा वही वेव वेक्टर का डायरेक्शन होगा। दूसरा, हम लोग हमेशा जो प्लेन को डिस्क्राइब करते हैं मिलर इंडेक्स से, तो वो एच के एल, तो एच के एल हमेशा आता है, तो वहां पे भी एक के होता है। तो इसलिए आप लिखते समय ये ध्यान रखिए, या तो एक के को कैपिटल के से कर लीजिए, दूसरे को एच के एल तो स्मॉल से ही रहेगा, वो कभी कैपिटल से नहीं होता है, पर इस के को आप चाहें तो कैपिटल के से लिखिए, ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें कि एक के जो है वो वेव वेक्टर का के है और जो दूसरा के है वो एच के एल वाला के है। तो ये जो तीन कंडीशंस हैं, ये तीन कंडीशन भी इसी इक्वेशन का एक दूसरा रूप है और इनको लावे इक्वेशंस कहते हैं। जब भी लावे डिफ्रैक्शन होता है तो ये सारे भी कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी होते हैं। तो ये तीनों ये इक्वेशंस, इसलिए इसको लावे इक्वेशंस कहते हैं। तो ये पैटर्न है लावे पैटर्न, जिसका यूज किया जाता है वो केवल क्विक सिमेट्री आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, और उससे हम कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते। मतलब हम डी वैल्यूज नहीं निकाल सकते, हम उससे ए बी सी लैटिस पैरामीटर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब हम सेकेंड मेथड में आते हैं, जो सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड है। इसको रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड भी कहते हैं या केवल सिंगल क्रिस्टल मेथड भी कहते हैं। इसको जो भी कहिए, सिंगल क्रिस्टल है और वो रोटेट करता है, तो इसलिए इसका नाम सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड है। इस मेथड में ये काफी सुपीरियर मेथड है, लावे मेथड की अपेक्षा ये सुपीरियर है। सुपीरियर इन द सेंस कि हम इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। सुपीरियर तो क्या कहा जाए, हर मेथड की अपनी अपनी एडवांटेज होती है, लेकिन इससे हम ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, तो इस वे में वो सुपीरियर है। यहाँ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम यूज की जाती है, इसका मतलब जो लैम्डा वैल्यू होगी वो सिंगल लैम्डा वैल्यू होगी, और क्रिस्टल भी सिंगल क्रिस्टल होता है। तो अब देखिए, चूंकि सिंगल क्रिस्टल है तो उसमें जो प्लेन्स हैं वो बहुत ही कम प्लेन्स होंगे, जो कि इंसिडेंट बीम से थीटा, उस पे जो भी एंगल होगा, सर्टेन एंगल होगा थीटा, और लैम्डा भी चूंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो अगर हम इसको रोटेट नहीं करेंगे तो हमें बहुत ही कम स्पॉट्स मिलेंगे, क्योंकि सिंगल क्रिस्टल है और लैम्डा भी एक है। इसलिए लावे मेथड में क्या किया गया था कि वहां पे कंटिन्यूअस बीम ली गई थी, ताकि वहां पे थोड़ा वेराइटीज मिल जाए और हमें ज्यादा स्पॉट्स मिल जाए। पर यहाँ पे हमारे पास मोनोक्रोमेटिक बीम है। अब मोनोक्रोमेटिक बीम क्यों लेते हैं, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक बीम से ज्यादा स्पॉट्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए उसको एनालाइज करना ज्यादा इजी होता है। और अगर कम 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा जो इक्वेशन है वो एक ही लैम्डा वैल्यू है, तो इसलिए उसको एनालाइज करना ज्यादा, जो स्पॉट्स मिलते हैं वो बहुत ही मतलब एक खास पैटर्न में ही मिलते हैं, तो इसलिए उसको एनालिसिस करना कंपेरेटिवली आसान होगा, मतलब कि संभव होगा। तो इसलिए ज्यादा स्पॉट्स मिले तो इस क्रिस्टल को रोटेट किया जाता है। अब ये एक एक्सिस होगी, यहाँ पे एक्सरे बीम है, इधर से एक्सरे बीम आ रही है, और जो क्रिस्टल को माउंट करते हैं वो इस तरह से माउंट करते हैं, मतलब कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्रिस्टल को माउंट करते हैं। एक सिंगल क्रिस्टल होगा, उसको माउंट करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे, और जो वर्टिकल एक्सिस होगी उस वर्टिकल एक्सिस पे एक गोनियोमीटर, गोनियोमीटर मींस जो कि घूम सकता है, रोटेट हो सकता है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, उसके ऊपर ही क्रिस्टल को माउंट करते हैं। जो गोनियोमीटर होता है वो एक ऐसा अटैचमेंट होता है कि उसको हम वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी रोटेट कर सकते हैं। तो उस रोटेशन का फायदा ये होता है कि हम क्रिस्टल को बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में रखें, इसके लिए वो अटैचमेंट होता है।
क्योंकि जब हम क्रिस्टल को माउंट करते हैं तो माउंट करते समय जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है वो थोड़ा टिल्टेड हो। अगर टिल्टेड होगा तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो भी टिल्टेड डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, तो इसलिए वो बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस में हो। तो इसलिए वहां पे इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं कि हम क्रिस्टल को हाथ से नहीं बल्कि उन स्क्रू की मदद से हम क्रिस्टल को बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस में अलाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो थोड़ी अलग ढंग की होती है। जैसे लावे मेथड है तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक मतलब एक प्लेन होता है, एक पैरेलल प्लेट जैसा, एक प्लेट जैसा फोटोग्राफिक प्लेट होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैमरा, एक सिलिंड्रिकल कैमरा होता है और उस कैमरे को जैसे इस तरह का मानिए कि ये अगर वर्टिकल एक्सिस है तो उस कैमरे को इसमें फिट किया जाएगा। कुछ ऐसा मान लीजिए आप, जैसे ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल ऐसे वर्टिकल एक्सिस पे है और जो बीम है वो एक साइड से, एक्सरे बीम एक साइड से आ रही है, तो इसके चारों ओर एक सिलेंडर होगा और उस सिलेंडर के सेंटर पे ही हमारा स्पेसिमेन या हमारा क्रिस्टल रखा होता है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है कि ये एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, जो कि गोनियोमीटर, यहाँ पे गोनियोमीटर पे अटैच्ड क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल को हम रोटेट करके वर्टिकल एक्सिस में अलाइन कर सकते हैं और उसके चारों तरफ एक सिलेंडर सा कैमरा इसको कहेंगे या एक सिलेंडर अटैचमेंट होता है जो वहां पे रखा होता है। उस सिलेंडर में ही फोटोग्राफिक फिल्म लगाई जाती है। तो फोटोग्राफिक फिल्म जब सिलेंडर में लगाई जाएगी तो कैसे लगाई जाएगी? जैसे मान लीजिए अगर सिलेंडर है तो अगर हम एक ऐसा एक फिल्म लें, मतलब एक रेक्टेंगुलर फिल्म लें और उस रेक्टेंगुलर फिल्म को हम सिलेंडर के चारों ओर इस तरह से अगर लगा दें तो वो क्या होगा, वो उसको पूरी तरह से इस तरह से रैप कर लेगा और फिर उसे पिन की मदद से फिक्स कर दिया जाता है। तो ऐसे ही एक फोटोग्राफिक फिल्म लेते हैं यहाँ पे और उस फोटोग्राफिक फिल्म रेक्टेंगुलर होती है लेकिन उसको सिलेंडर के अंदर के साइड में चारों तरफ से उसको ऐसे फंसा दिया जाता है, उसमें ग्रूव्स बने होते हैं और वो बिल्कुल बढ़िया से फंस जाती है। फिर यहाँ पे एक होल होगा सिलेंडर में ताकि एक्सरे बीम यहाँ से एंटर कर सके और फिर यहाँ से एक्सरे बीम बाहर भी जा सके। तो इस तरह के यहाँ होल होते हैं और बिल्कुल यहाँ सेंटर में वो स्पेसिमेन रखा जाता है। तो ये एक ज्योमेट्री होती है या ये सेटअप होता है जो सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड के लिए होता है, जिसको हम सिलिंड्रिकल होल्डर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिंड्रिकल होल्डर और ये यहाँ पे एक छोटा सा मोटर लगा होता है जिस मोटर की वजह से वो घूमता है। तो जब घूमेगा तो वो अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही घूमेगा। तो यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं और अब हम देखेंगे कि इसका पैटर्न कैसा मिलता है। तो ये जो एक्सिस होती है, मतलब कि जो माउंटिंग एक्सिस होती है जिसको हम बार बार वर्टिकल एक्सिस कह रहे हैं, तो जब क्रिस्टल को, सिंगल क्रिस्टल को माउंट करते हैं तो उसको इस तरह से माउंट करते हैं कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो उसकी कोई क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती है। जैसे ए एक्सिस हो या बी एक्सिस हो या सी एक्सिस हो या ऐसे कोई भी सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग ही वर्टिकल एक्सिस को रखते हैं। मतलब वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम उस ए को या बी को या सी डायरेक्शन को अलाइन कर देते हैं। तो वो अगर उसको हम एक जोन एक्सिस समझे तो उस जोन एक्सिस के पैरेलल जितने भी प्लेन होंगे, ये हमने आपको बहुत ही शुरू में बताया था कि जोन एक्सिस के पैरेलल जितने भी प्लेन होते हैं उन प्लेन का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा जो कि इस जोन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी प्लेन, ये जैसे मान लीजिए रेसिप्रोकल लैटिस है और यहाँ पे जितने भी प्लेन मिलेंगे, यहाँ पे सेंटर में वो स्पेसिमेन होगा, सिंगल क्रिस्टल होगा, उस पे एक्सरे बीम इंसिडेंट होगी और ऐसे जितने भी प्लेन होंगे जो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब पैरेलल का मतलब केवल यही प्लेन नहीं हुआ जो इस तरह से हैं, टिल्टेड हैं लेकिन बिल्कुल ऐसे खड़े हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो वर्टिकल एक्सिस को कंटेन करते हैं तो इसलिए उसको हम पैरेलल कहते हैं। तो ऐसे जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे उन पैरेलल प्लेन्स की वजह से जो भी डिफ्रैक्शन होगा वो डिफ्रैक्शन हॉरिजॉन्टल इस प्लेन में होगा। तो इसलिए इस तरह से होगा, ये इस वाले प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है।
थोड़ा सा मैं फिर बता देती हूँ कि अगर जैसे इस तरह के प्लेन्स होंगे तो उनसे जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे वो इस डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए ये प्लेन है तो जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि जितने भी नॉर्मल्स होंगे वो जोन एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसलिए जो भी रेसिप्रोकल स्पेस बनेगा या रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट बनेंगे, डिफ्रैक्शन स्पॉट्स बनेंगे, वो सारे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे। तो जो पहला लेयर मिलेगा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम, उसके पैरेलल जो बनेगा वो उसको हम जीरो लेयर कहते हैं। तो ये हर डायरेक्शन में, मतलब इधर उधर इस तरह से हर डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड बीम जाएगी। और वो जैसे डिफ्रैक्टेड बीम हर डायरेक्शन में जाएगी, हर डायरेक्शन में क्यों जाएगी? क्योंकि हम उसे रोटेट कर रहे हैं। अगर हम रोटेट नहीं करते तो हर डायरेक्शन में नहीं जाती, कुछ सर्टेन डायरेक्शन में ही बीम जाती। लेकिन चूंकि हम सिंगल क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हैं तो उसकी विसिनिटी में, एक्सरे बीम की विसिनिटी में फॉर द सेम एंगल बार बार अलग अलग वो प्लेन्स आते जाएंगे। तो इसलिए वो हर डायरेक्शन में फॉर द सेम थीटा वो हर डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन होगा। और जो डिफ्रैक्शन होगा तो एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे एक कोई कोन है, तो वो जब इसको कट करेगा, जो सिलेंडर है उसको जब कट करेगा तो अलोंग द सर्किल कट करेगा। मतलब जो हमें डिफ्रैक्शन स्पॉट्स मिलेगा वो सिलेंडर के अंदर वो सर्किल के आकार में, जैसे इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, तो एक ही प्लेन में हमें एक सर्किल के आकार में मिलेगा। लेकिन वो जो सर्किल है उसको जब हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगुलर, चूंकि रेक्टेंगुलर फिल्म है तो हमें वो सर्किल न मिल करके इस तरह से एक लाइन पे अलग अलग डॉट्स मिलेंगे। अगर इसी को हम इस तरह से रोटेट कर दें, जैसे आप मान लीजिए ये पेपर है, इस पेपर पे अगर ढेर सारे मान लीजिए स्पॉट्स बने हुए हैं, इस पेपर पे ही अगर ढेर सारे ये डिफ्रैक्शन स्पॉट्स हैं, जो ये स्पॉट्स शायद आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे स्पॉट्स हैं और ये स्पॉट्स को अगर हम इस तरह से माउंट कर दें तो ये हमें सर्किल के आकार में मिलेंगे। तो यही यहाँ पे होता है कि वो सर्किल के आकार में चूंकि फिल्म रखी हुई है तो उस पर हमें एक सर्किल सा मिलेगा, लेकिन जब हम उसको ओपन कर देंगे तो हमें रेक्टेंगुलर फिल्म मिलेगी और रेक्टेंगुलर फिल्म में हमें स्पॉट्स मिलेंगे। तो जो पहला लेयर होता है, मतलब जो मिडिल लेयर होता है, उसको हम जीरो लेयर कहते हैं। उसके बाद फिर जो दूसरे प्लेन्स होंगे दूसरे थीटा वैल्यूज के लिए, मतलब एक थीटा वैल्यूज के लिए ये हुआ। फिर जो दूसरे एक्सिस होंगे, मतलब कि एक तो वो पैरेलल प्लेन वाले हो गए, लेकिन जो दूसरे प्लेन्स होंगे जो टिल्टेड प्लेन्स होंगे, जैसे ये पैरेलल ना होके मान लीजिए टिल्टेड प्लेन्स है, तो टिल्टेड प्लेन्स पे जब अगर ये प्लेन टिल्टेड है और उस पर कोई इंसिडेंट बीम आ रही है, अगर इस तरह से इंसिडेंट बीम आ रही है तो उसका डिफ्रैक्शन ऊपर के साइड में होगा। और अगर ये प्लेन इस तरह का है और उस पर कोई बीम आ रही है तो उसका जो डिफ्रैक्शन होगा वो नीचे के साइड में होगा। तो इसलिए जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनसे जो डिफ्रैक्शन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, और जो इस तरह के डिफ्रैक्टेड बीम है, सॉरी प्लेन्स हैं, उनसे जो डिफ्रैक्शन होगा वो ऊपर होगा। और फिर जो इस तरह के टिल्टेड होंगे उनसे जो डिफ्रैक्शन होगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो फॉर द सेम थीटा वैल्यूज हमें एक रिंग इधर मिलेगी और उसी थीटा वैल्यूज के लिए हमें एक रिंग इधर भी मिलेगी। तो ये दोनों का जो मतलब 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा का जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब d और थीटा वैल्यूज दोनों के लिए सेम है, लेकिन एक ऊपर के डायरेक्शन में है दूसरा नीचे के डायरेक्शन में है। तो जो पहला हमें मिलेगा उसको हम फर्स्ट लेयर कहते हैं, और इसको भी हम फर्स्ट लेयर ही कहेंगे। मतलब ये -1 लेयर हो गया, ये +1 लेयर हो गया। उसके बाद फिर कुछ और जो टिल्टेड होंगे, मतलब ज्यादा टिल्टेड होंगे, तो उनसे जो मिलेगी बीम वो और भी ऊपर को जाएगी और ये फिर और इस डायरेक्शन में आएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो स्पॉट्स मिलते हैं वो लेयर के रूप में मिलते हैं। ढेर सारे स्पॉट्स मिलते हैं जो लेयर के रूप में मिलते हैं। जो सेंटर होता है उसको जीरो लेयर कहते हैं, और फिर जो इसके ऊपर और इसके नीचे होगा उसको +1 लेयर -1 लेयर कहेंगे। फिर इसके ऊपर भी अगर है तो वो +2 एंड -2 होगा। अब इन दो लेयर के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी वो लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो स्पेसिंग होती है रेसिप्रोकल स्पेस में वो लैम्डा बाई डी, मतलब दो के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये लैम्डा बाई डी होता है। लैम्डा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब रेसिप्रोकल वेक्टर को हम डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से रिलेट करते हैं तो वहाँ पे एक मैग्निफिकेशन फैक्टर m आता है। उस m की वैल्यू हम कुछ भी चूज करते हैं थ्योरी के हिसाब से। जैसे जब अभी अभी तक हमने जो भी
पढ़ा उसमें हमने m इज इक्वल टू 2 पाई लिया था। जब इस तरह के इंटरप्रिटेशन करना होता है तो वहां पे m को लैम्डा के रूप में लेते हैं, तो इसलिए जो यहाँ पे स्पेसिंग होगी वो लैम्डा बाई डी स्पेसिंग लेंगे। तो अगर लैम्डा की वैल्यू कम है, वेवलेंथ कम है, तो ये स्पेसिंग कम आएगी, मतलब जो हमारे लेयर्स फॉर्म होंगे उनके बीच का डिस्टेंस कम कम होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा होगा, तो हमें अगर ज्यादा लेयर्स चाहिए तो ज्यादा लेयर्स के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू कम लेनी होती है। तो इस तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। और फिर लेयर्स तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्म होंगे, लेकिन कितने लेयर्स हैं जो वो सिलेंडर के अंदर आ पाएंगे, क्योंकि सिलेंडर की तो साइज लिमिटेड साइज है ना। सिलेंडर मान लीजिए इतना बड़ा अगर सिलेंडर है तो जो डिफ्रैक्शन बहुत ही ऊपर की ओर होगा तो वो तो वहां कवर ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फोटोग्राफिक फिल्म ही नहीं है। तो उस फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर जितना कवर हो सकता है वो लाइन्स यहाँ पे आती हैं। अब ये जो लाइंस हैं इनका इंटरप्रिटेशन अगर किया जाएगा तो इन लाइंस के इंटरप्रिटेशन से हमें डी वैल्यू भी का भी पता चलता है, और फिर डी वैल्यू को हम ए बी सी से उनका रिलेशन होता है तो हमें वो चीजें भी पता चलती हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं और इन स्पॉट्स के बीच में भी किस तरह का डिस्टेंस है वो भी मेजर किया जाता है। तो वो जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन फिलहाल हम यहाँ पे आपको नहीं बता, वो इंटरप्रिटेशन यूजी लेवल पे उस इंटरप्रिटेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। यूजी लेवल के लिए आप मतलब इतना समझ लीजिए कि वो सेटअप कितना कैसा होता है और उस सेटअप से जो हमें पैटर्न मिल रहा है वो पैटर्न कैसा होता है। तो एक नॉर्मल सी जो इंफॉर्मेशन है, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो फिर वो पीजी लेवल की बात है, तो उसको हम फिलहाल यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। पर इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने ये आपको बता दिया कि जो लेयर्स फॉर्म होती हैं वो किस तरह से फॉर्म होती हैं, उन लेयर्स के बीच का डिस्टेंस, स्पॉट्स जो आ रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, वो सारी चीजों को कैलकुलेट करके हम क्वांटिटेटिव वैल्यूज को निकालते हैं। तो ये था सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड। अब हमारा जो लास्ट मेथड है और जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो पाउडर मेथड है। मोस्ट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल की जरूरत नहीं होती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर केस में हमारे पास सिंगल क्रिस्टल नहीं अवेलेबल होता है, हर मटेरियल के लिए सिंगल क्रिस्टल अवेलेबल नहीं होता है। पर हमें पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को हम या तो वायर के फॉर्म में ले लें, या फिर हम कोई बड़ा टुकड़ा है तो उससे हम एक स्टिक के फॉर्म में, एक पतली स्टिक मतलब 1 मिलीमीटर स्टिक के फॉर्म में कट कर लें अगर पॉसिबल है। और अगर ये सब कुछ भी नहीं पॉसिबल है तो उसको ले करके उसको क्रश कर लिया जाता है, और क्रश करके उसका एक बिल्कुल महीन सा पाउडर बना लेते हैं, और उस पाउडर में कोई बाइंडिंग एलिमेंट मिला करके उसको हम या तो उसको कोई शेप दे दें, मतलब कि एक वायर जैसा शेप दे दें अगर पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है तो उस पाउडर को हम कैपिलरी ट्यूब, जो ग्लास की कैपिलरी ट्यूब होती है उसके अंदर टाइटली फिल कर दें, और तो वो एक वायर जैसे शेप में आ जाएगा जिसको हम माउंट कर सकते हैं। या फिर जो जनरली रिसर्च पर्पज में यूज होता है वहाँ पे एक स्लिट होती है। स्लिट मतलब कि एक छोटी सी चीज होती है जो इसके अंदर थोड़ा गड्ढा सा होता है, मतलब डेप्थ होती है, उसके अंदर उसको फिल कर देते हैं और फिर उसको ऐसे रख देते हैं, तो वो गिरता नहीं है। वो इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि क्रिस्टल में से उस स्लिट में से पाउडर गिरता नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है और इसका ज्यादा यूज होता है, और चूंकि इसमें पाउडर बनाया जाता है इसीलिए इसको पाउडर मेथड कहा जाता है। अब जो पाउडर मेथड है इसमें भी मैंने आपको बताया कि पाउडर मेथड में जो हमारा सोर्स होता है वो एक्सरे सोर्स है, और वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, मतलब कि सिंगल वेवलेंथ वहां पे यूज होती है। सिंगल वेवलेंथ है और जो क्रिस्टल है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेन्स अवेलेबल होते हैं। जो 2D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये कंडीशन बहुत बार सेटिस्फाई होती है, बहुत सारे प्लेन के लिए सेटिस्फाई होती है, क्योंकि हम ये पॉलीक्रिस्टलाइन है तो इसलिए हर डायरेक्शन में प्लेन्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर सिंगल क्रिस्टल है तो सिंगल क्रिस्टल में तो देखिए मान लीजिए हम 100 प्लेन की बात करें तो वो एक खास डायरेक्शन में ही 100 प्लेन अवेलेबल है, या 001 प्लेन की बात करें तो इस डायरेक्शन में 001 प्लेन अवेलेबल है, और वो क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल है तो बस उतने ही प्लेन है। लेकिन वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है तो किसी पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सिंगल क्रिस्टल, तो अगर 001 प्लेन ही होगा तो वो अलग अलग ओरिएंटेशन में होगा,
तो ढेर सारे ओरिएंटेशन होंगे उसके, मतलब अब 001 प्लेन केवल इसी डायरेक्शन में नहीं अवेलेबल है, बल्कि वो इस तरह के प्लेन भी 001 हो सकते हैं, क्योंकि कोई क्रिस्टल होगा जो मान लीजिए बिल्कुल सीधा न रखे, थोड़ा सा ओरिएंटेड है, तो उसके 001 किसी और डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें हर डायरेक्शन में हर तरह के प्लेन्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलता है, मतलब कि जैसे वहां पे हमने देखा कि स्पॉट्स स्पॉट्स मिल रहे थे, तो वहां स्पॉट्स बहुत ज्यादा स्पॉट्स मिलेंगे, तो एक तरह से वो लाइन सी बन जाएगी। अगर बहुत ज्यादा स्पॉट्स मिलेंगे तो वो बिल्कुल एक कर्व सा, मतलब बिल्कुल एक सीधी लाइन सी मिल जाएगी। तो उस तरह का कुछ यहाँ पे होता है। और फिर अगर हम उसे रोटेट भी कर दें, जैसे सिंगल क्रिस्टल रोटेशन मेथड था, तो वहां पे मैंने बताया कि जो क्रिस्टल होता है वो ऐसे वर्टिकल एक्सिस में माउंट होता है, पर ये जो मेथड होता है इसमें वो वर्टिकल एक्सिस में नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में माउंट होता है। पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इंसिडेंट बीम हमारा मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट बीम है, तो क्रिस्टल ऐसे नहीं माउंट होगा, बल्कि क्रिस्टल इस डायरेक्शन में माउंट होगा, मतलब कि इंसिडेंट बीम के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होगा। क्रिस्टल को इस तरह से माउंट यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो ये इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी इस तरह से ही होता है, इस तरह से ये माउंट है। और अगर ये इस तरह से माउंट है तो इसी डायरेक्शन में इसको रोटेट करते हैं, मतलब अपनी ही एक्सिस के अबाउट उसे रोटेट करते हैं। तो अगर वो रोटेट भी हो रहा है तो वो और भी ज्यादा फायदेमंद होगा, मतलब वो और ज्यादा डिफ्रैक्शन स्पॉट्स होगा। लैम्डा भले ही हमारे पास मोनोक्रोमेटिक है, मींस लैम्डा हमारे पास एक ही है, लेकिन हमारे पास डी वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं और हमारे पास थीटा के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। इस और क्योंकि हम रोटेट भी कर रहे हैं और पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, इसलिए हमें जो भी मिलता है वो हमें ढेर सारे यहाँ पे डिफ्रैक्शन स्पॉट्स मिलते हैं। और इसलिए वो स्पॉट्स ना होकर के वो एक कर्व सा बना दे, मतलब एक लाइन सा बना देते हैं। अब इसका जो सेटअप है वो भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही होता है जैसे सिंगल क्रिस्टल मेथड का होता है। वहां पे सिलेंडर होता है, तो यहाँ भी एक सिलेंडर जैसा ही एक कैमरा, इसको कैमरा ही कहेंगे, कैमरा होता है। और लेकिन ये कैमरा छोटा होता है, वो जो सिलेंडर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा सिलेंडर होता है। इतना बड़ा का मतलब कि समझ लीजिए आप 5 सेंटीमीटर के आसपास समझ लीजिए, उसकी जो ऊंचाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होती है के आसपास। लेकिन जो ये होता है वो छोटा होता है और मतलब एक उतना बड़ा नहीं होता है। उसमें जो प्लेट हम लगाते हैं या जो फिल्म लगाते हैं वो फिल्म भी काफी बड़ी होती है, मतलब लगभग इतनी बड़ी वो फिल्म होती है, चौकोर सी होती है, रेक्टेंगुलर, जिसको हम इस तरह से माउंट करते हैं। पर यहाँ पे जो हम फिल्म भी लगाते हैं वो फिल्म उतनी बड़ी नहीं होती, वो भी रेक्टेंगल होती है लेकिन वो पतली होती है, वो मतलब इस तरह की स्ट्रिप सी होती है, पतली स्ट्रिप होती है। वो ये है, ये उसके अंदर इस तरह से देखिए, ये जो माउंटेड जहाँ पे ये कर्व आपको दिख रहे हैं, ये वो स्ट्रिप है जो इस तरह से यहाँ पे माउंट की जाती है। तो इसमें भी क्या होगा कि एक तरफ से एक्सरे बीम आएगी और यहाँ पे होल होता है ताकि एक्सरे बीम उसके अंदर जा सके। ये मेटल के होते हैं, ये जो स्फेरिकल कैमरे होते हैं ये मेटल के बने होते हैं। और फिर दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में भी एक होल होगा जिससे कि एक्सरे बीम दूसरे साइड में जा सके। तो यहाँ पे 2 होल होंगे और उसके बीच में सेंटर में ही यहाँ पे स्पेसिमेन को रखा जाता है। तो इस कैमरे को या ये जो मॉडल है, इस मॉडल को जो साइंटिस्ट डेबाई शेरर साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसको बताया था, इसलिए उनके ही नाम पे इसको डेबाई शेरर कैमरा भी कहते हैं। इस कैमरे को डेबाई शेरर कैमरा भी कहते हैं। और इस कैमरे के अंदर भी एक रेक्टेंगुलर फिल्म होगी, एक्सरे फिल्म होगी, जिसको माउंट कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको पाउडर मेथड क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इस मेथड को कभी कभी डेबाई शेरर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये उन्होंने बताया था, तो इसे डेबाई शेरर मेथड भी कहते हैं, पाउडर मेथड भी कहते हैं। और ये भी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ये जो फिल्म यहाँ माउंट की गई है एक सर्कुलर शेप में, उस फिल्म को जब हम ओपन करेंगे तो वो हमें एक स्ट्रिप के फॉर्म में, मतलब एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के फॉर्म में मिलेगी। अब यहाँ पे हमने सेटअप देख लिया, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमें कैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है, पहले इसको देख लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में इधर से इंसिडेंट बीम आ रही है, ये इंसिडेंट बीम आ रही है, और जो हमारा स्पेसमेन है वो इस तरह का स्पेसमेन होगा। मतलब यहाँ पे आपको ये वर्टिकल लग रहा है, ये वर्टिकल स्पेसमेन नहीं है, ये इस तरह के मतलब कि उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये स्पेसमेन है। तो एक तो ये वाला पॉइंट है जहां से वो इंटर कर रही है बीम, और दूसरा वो पॉइंट है जहां से बीम लीव करती है, मतलब कि जस्ट अपोजिट वाला जो पॉइंट होगा। तो उसके चारों ओर
थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए, मतलब इवॉल्व स्फीयर पे जाइए, जो हमने इवॉल्व कंस्ट्रक्शन बताया था। तो जैसे के और के डैश, मतलब के इंसिडेंट बीम है और के डैश क्या है, वो डिफ्रैक्टेड बीम है। तो के और के डैश के बीच में जैसे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, वो उस वाले में भी बनता है सिंगल, मतलब हर जगह ये वो कोन बनेगा, के और के डैश के बीच में कोन बनेगा। तो वो जो कोन होता है, उस कोन को अगर हम किसी सरफेस पे कट करें, जैसे मान लीजिए कोई कोन बना इस तरह से जाएगा और वो कोई प्लेन सरफेस है उसको कट करेगा, तो उसका क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, एक सर्किल को वो कट करेगा। जैसे अगर ये कोन इस तरह से जा रहा है और वो कोन जब किसी प्लेन सरफेस को कट करता है, तो उसका जो इंटरसेक्शन क्या होगा, वो एक सर्किल होगा। और अगर ये जो प्लेन है, मान लीजिए कि जैसे ये अगर है और इस पे अगर कोई कोन गया इस तरह से, अगर ये प्लेट बहुत ही चौड़ी प्लेट है तो हमें पूरा सर्किल मिलेगा। लेकिन अगर ये चौड़ी प्लेट नहीं है और ये प्लेट मान लीजिए कि ये बहुत ही पतली प्लेट है, जैसे ये इस तरह की पतली प्लेट है, तो इस तरह के पतली प्लेट में क्या होगा कि कोन तो बड़ा है पर प्लेट पतली है, तो हमें पूरा सर्किल नहीं मिलेगा, हमें सर्किल का केवल एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर मिलेगा। वो सर्किल कंप्लीट होगा, लेकिन वो जो जहां पे कंप्लीट होगा वहां पे फोटोग्राफिक फिल्म है ही नहीं, क्योंकि हमने पतली फोटोग्राफिक फिल्म लगाई हुई है। इसलिए हमें एक इस तरह का कर्व मिलेगा और दूसरा इस तरह का कर्व मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। ये मतलब कि स्ट्रिप का ए और बी पॉइंट है, मतलब दो एंड है ए और बी, दो ये खुली हुई स्ट्रिप है। ये जो स्ट्रिप है वो माउंटेड स्ट्रिप है, जो वहां पे डिवाइस शेयर कैमरे के अंदर थी। उस स्ट्रिप को अगर हम खोल दें तो हमें इस तरह का स्ट्रिप मिलेगा। इस डायरेक्शन में ये जो ये के है और ये के डैश है, ये डायरेक्शन के डायरेक्शन है, के मतलब कि इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन है। और जो ये वाला डायरेक्शन है वो वेव वेक्टर मतलब डिफ्रैक्शन के डैश डायरेक्शन है। और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 2 थीटा एंगल होगा, मतलब कि हाफ एपेक्स एंगल ऑफ द कोन। कोन का जो टोटल एंगल होगा वो 4 थीटा होगा, पर ये जो हाफ एंगल है वो के और के डैश के बीच में 2 थीटा एंगल बनेगा यहाँ पे। तो इस 2 थीटा के एंगल से वो हर डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन होगा। हर डायरेक्शन में क्यों होगा, क्योंकि ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है और हम उसको रोटेट भी कर रहे हैं, तो हमें हर डायरेक्शन में वो प्लेन मिलेंगे जो कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा कंडीशन को, या थीटा हमारे पास एक ही है, लैम्डा भी हमारे पास एक ही है, तो एक पर्टिकुलर थीटा के लिए हमें हर डायरेक्शन में वो प्लेन्स मिल जाएंगे। इसलिए ये पूरा एक कोन सा बनता है और ये कंटिन्यूअस होता है, मतलब कि इसमें स्पॉट्स नहीं होंगे, बल्कि वो बिल्कुल लाइन होगी, क्योंकि हर डायरेक्शन में प्लेन्स हैं, तो वो बिल्कुल एक सर्किल सा मिलता है। तो जब हम उसको ओपन करेंगे तो देखिए ये चूंकि प्लेट, ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो पतली है, तो वो केवल इस पोर्शन को कट करेगी और इस पोर्शन को कट करेगी। मतलब अगर हम इतनी चौड़ी फिल्म लगाते तो हमें पूरा सर्किल मिलता, लेकिन हमने चौड़ी फिल्म नहीं लगाई है, हमने पतली फिल्म लगाई है, तो हमें ये पोर्शन मिलेगा और ये पोर्शन मिलेगा, और ये इसका थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 पॉइंट हो गया, और उसके एक इधर हमें कर्व मिलेगा और एक कर्व ये यहाँ मिलेगा। तो ये जो दोनों कर्व होते हैं, ये दोनों कर्व सेम डी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनको जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, इनसे जब हम क्वांटिटेटिव वैल्यूज निकालेंगे कि डी वैल्यूज क्या है, तो ऐसे केस में हम इन दोनों के लिए सेम ही डी वैल्यू है, क्योंकि वो एक ही कोन के दो सेपरेट पार्ट हैं, मतलब एक ही सर्किल के दो आर्क हैं, एक साइड का और दूसरे साइड का। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 है। उसी तरह से एक दूसरा कोण भी बनेगा। अब इस फिगर को देखिए, जैसे इस फिगर में देखिए एक कोण ये वाला बना, एक दूसरा कोण ये बना, और फिर कोण दूसरे मतलब कि अगर थीटा बड़ा होता जाएगा तो वो बैक डायरेक्शन में भी कोण बनेंगे, बैक डायरेक्शन में भी कोण है। तो इसलिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें इस तरह की मतलब कई लाइंस मिलेंगी। यहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू 0 है, और फिर जो दूसरा डायरेक्शन है ये, यहाँ पे अगर इसको जैसे इमेजिन कीजिए, तो ये एंगल क्या है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन है, और ये वाला डायरेक्शन क्या है, मतलब कि 2 थीटा को मान लीजिए, तो यहाँ पे 2 थीटा 0 है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। 2 थीटा 180 डिग्री का मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस एंगल के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए, मतलब ये वाला जो सेंटर है, इस सेंटर पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और इस सेंटर पे थीटा इज इक्वल टू 0 है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इन दोनों के अराउंड हमें
ये कर्व्स मिलेंगे, और इन कर्व्स के बीच में एक लाइन आएगी जो कि बहुत बड़ा होगा, तो वो उस लाइन पे क्या होगा, ये बिल्कुल सीधी सी लाइन आएगी, उसके बाद फिर कर्व का नेचर बदल जाएगा। मतलब कि जो आप ये कोण मान रहे हैं, अगर बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कोण हो, बिल्कुल इस तरह का जब कोण होगा, तो मतलब तो उस कोण के लिए जो लाइन आएगी वो सीधी लाइन आएगी यहाँ पे। तो फिर ये जो स्ट्रिप्स आती हैं, इन स्ट्रिप्स में हमें ये पता है कि ये थीटा इज इक्वल टू 90 है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो अगर यहाँ पे, तो मतलब ये जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना हो गया, एंगुलर डिस्टेंस अगर हम कहें तो वो 90 डिग्री हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रिप की लंबाई है, अगर हम उसको स्केल से नापेंगे, तो वो जो लंबाई है, वो लंबाई कितनी है, वो 90 डिग्री को प्रेजेंट करती है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक नापें, तो वो कितना एंगल पता करे को डिनोट करेगा, वो थीटा एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यूज मिल जाती हैं, और फिर हमें चूंकि लैम्डा पता है, हमें थीटा पता चल गया, और लैम्डा तो नोन है क्योंकि हम एक्सरे बीम दे रहे हैं, तो हमें पता है क्या लैम्डा है। तो उस थीटा और उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हम डी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे हर एक जो लाइंस आ रही हैं, हर एक लाइंस के लिए हम निकाल लेते हैं कि उसकी डी वैल्यू क्या होगी। तो ये इसका फायदा होता है, इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन होता है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो वो मैंने आपको भी पिछले स्लाइड में भी बता दिया कि ये ढेर सारे यहाँ पे इस तरह के कर्व्स आएंगे, और कर्व्स में ये थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ, तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। इनके बीच का हम डिस्टेंस नोट कर लेंगे, और फिर उसमें जब कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें जो कैमरा होता है, कैमरे के रेडियस का भी रोल होता है। क्योंकि आप लोगों ने आर्क पढ़ा होगा, जैसे अगर कोई सर्किल है, तो उस सर्किल का जो आर्क होता है, वो आर्क कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर होता है। एस मतलब कि जो आर्क होता है उसकी लंबाई, और थीटा हो गया रेडियन में, और आर हो गया रेडियस। तो उस तरह का कुछ इमेजिनेशन आपके मन में होगा। तो या जैसे मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक है, ये है, और ये एक अगर सर्किल है, ये एंगल थीटा है, ये सर्किल बढ़िया नहीं बना है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ये सर्किल है, और ये उसका सेंटर है, और अगर हमने यहाँ पे ऐसे दो रेडियस खींचा, तो ये जो इसका आर्क है, इस आर्क की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एस अपॉन आर मतलब आर हो गया, एस हो गया ये आर्क, मतलब ये जो आर्क है वो आर हो गया, और आर्क का ये लेंथ हो गई, और आर ये रेडियस है। और इस ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें थीटा रेडियन में आता है, तो इस रेडियन को हम एंगल में चेंज कर लें। तो इस अब जो कैमरा रखा जाता है, वो कैमरे का भी रेडियस इस तरह का रखा जाता है कि वो, क्योंकि जब रेडियन में चेंज करेंगे तो 2 पाई आएगा, तो वो उसको बैलेंस करके मतलब बहुत ही एक सही सी वैल्यू आ जाए, तो इस तरह का रेडियस यहाँ पे रखा जाता है, और इस तरह इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये एक कोई फिल्म है, और उस फिल्म को कैसे इंटरप्रेट करके हर एक लाइन को हम बता सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये किस डी, इस लाइन की डी वैल्यूज क्या है, मतलब कि ये लाइन किन डी वैल्यूज से रिफ्लेक्ट हुई है, तो हमें वो डी वैल्यूज पता चल जाती हैं। और फिर हमें एक्सटेंशन कंडीशन पता होता है, तो एक्सटेंशन कंडीशन से हम ये बता पाते हैं कि वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हमें मतलब किस तरह की लाइंस मिल रही हैं। जैसे अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर में आपको पता है कि H प्लस के प्लस एल इवन होगा तभी हमें डिफ्रैक्शन स्पॉट मिलेगा, अगर H प्लस के प्लस एल ऑड है तो हमें डिफ्रैक्शन स्पॉट नहीं मिलेगा। तो वो जज कर लेते हैं कि हमें ये बीसीसी स्ट्रक्चर है कि एफसीसी स्ट्रक्चर है या कैसा स्ट्रक्चर है। तो अभी हमने जो भी मेथड पढ़ा, वो मेथड एक मेथड उस तरह के हैं जो कि पीजी लेवल के लैब में यूज होते हैं, लेकिन जब हम रिसर्च में जाते हैं तो वो सारे एक्सरे, वो जो फिल्म लगाते हैं, वो सारे मेथड यूज नहीं होते हैं। उसकी जगह एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्सरे डिफ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो बहुत बड़ा होता है। ये देखने में तो थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन वो काफी बड़े होते हैं, और उससे अब वो चीजें
प्लेट भी नहीं होती, बल्कि उसकी जगह पे डिटेक्टर रखा जाता है, जैसे जीएम काउंटर रखा जाएगा, इस तरह के कोई काउंटर रखे जाते हैं जो, क्योंकि एक्सरे क्या है, वो फोटॉन्स हैं, तो वो उसकी इंटेंसिटी को, मतलब नंबर ऑफ काउंट्स मेजर करके इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमें स्पॉट्स नहीं मिलेगा बल्कि हमें पीक मिलेगी। तो ये इस तरह की फिर पीक्स मिलती हैं, जैसे ये पैटर्न है, तो ये एक्सरे पैटर्न है, ये इसको हम एक्सआरडी बोलते हैं शॉर्ट में। ये एक्सरे पैटर्न से हमें स्पॉट्स नहीं मिल रहे हैं बल्कि हमें यहाँ पे पीक्स मिल रही हैं। तो अगर ज्यादा इंटेंसिटी है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिफ्रैक्शन है, तो हमें लंबी पीक मिलेगी। अगर कम डिफ्रैक्शन है तो हमें छोटी पीक मिलेगी। और जहां डिफ्रैक्शन नहीं होगा वहां पे पीक नहीं होगी, मतलब कि वो वहां पे बैकग्राउंड इंटेंसिटी होगी। जैसे ये जो छोटे छोटे से बन रहे हैं, ये बैकग्राउंड इंटेंसिटी है, और यहाँ पे बिल्कुल ये प्लेन सा दिखाई दे रहा है। तो पहले क्या होता था कि मतलब कुछ साल पहले तक, समझ लीजिए 10 साल 15 साल पहले तक, जो रिसर्च के लिए यूज होता था ये सेटअप, पाउडर सेटअप, या जिसको हम एक्सआरडी सेटअप कहते हैं, उस सेटअप में ग्राफ होते थे, और वो जो इंटेंसिटी मेजर होती थी जीएम काउंटर से, वो ग्राफ पे एक पेन के माध्यम से प्लॉट होती थी। बिल्कुल इस तरह का पैटर्न आता था, और धीरे धीरे मतलब वो ग्राफ भी मूव, मतलब पूरा सिंक्रोनाइज रहता था, वो ग्राफ भी धीरे धीरे मूव करता जाता था, और वो उस पे लाइन इस तरह के ड्रॉ करता जाता था, प्लेन जो पेन लगी होती थी। लेकिन अब जो है वो पूरा डिजिटल है, तो वो पूरा डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाता है, और डिजिटल फॉर्मेट से इस तरह के पैटर्न बन जाते हैं। तो अब उस तरह का वो पेन और ग्राफ वाला मेथड अब नहीं यूज होता है, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो ये मैंने एक आपको दिखाने के लिए एक चूज किया है, जैसे ये NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि वो FCC है, तो उसका ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। और उसके लिए कंडीशन क्या थी, एक्सटेंशन कंडीशन। एक्सटेंशन कंडीशन अगर आप याद करें सोडियम क्लोराइड के लिए, तो वो कंडीशन थी कि HKl या तो सारे ऑड हो या सारे इवन हो, तभी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो देखते हैं कि वो चीज यहाँ पे है कि नहीं। तो देखिए जैसे ये 111 है, तो ये सारे ऑड हैं। ये 200 है, सारे इवन है। 220 सारे इवन है। 222 सारे इवन है। 5 या ये 311 तो सारे ऑड हैं। 400 सारे इवन हैं। 331 ये सारे ऑड हैं। 420 सारे इवन हैं। 422 सारे इवन हैं, और 511 सारे ऑड हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी पैटर्न हमें मिल रहा है, उसमें सारे हमें या तो ऑड हैं या तो इवन है। तो अगर हमें ना पता हो अगर कि ये सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, या तो, लेकिन अगर हम ये चीज देखेंगे, इंडेक्सिंग जब हम करेंगे, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह के मिल रहे हैं, इसका मतलब कि ये FCC स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर उसी तरह एक ये BCC स्ट्रक्चर का एक ग्राफ है, इसमें देखिए जैसे ये 110 है। BCC में एक्सटेंशन कंडीशन क्या था कि H प्लस K प्लस L शुड बी इवन। तो अब यहाँ देखिए 1 + 1 + 0 मतलब कि 2, 200 मतलब 2, 211 मतलब 4, 202 4, 310 4, 222 6, 321 6। तो यहाँ भी जो भी इंडेक्स मिल रहे हैं, मतलब जो भी हमें डिफ्रैक्शन मिल रहे हैं, वो उन्हीं के वजह से मिल रहे हैं जहाँ H प्लस K प्लस L इवन है। तो इससे हम देख के कह सकते हैं कि ये BCC स्ट्रक्चर है। अब इसमें कैसे यहाँ तक पहुंचते हैं कि ये सारा कैलकुलेशन कर सकें और हम इसको इंडेक्स कर सकें, तो ये सब थोड़ा अंडर ग्रेजुएट लेवल से ऊपर की का पार्ट है, और उसको MSc लेवल पे भी इतना डीप में नहीं पढ़ाते, मतलब एक तरह से ये रिसर्च का पार्ट है, पर इसको MSc लेवल पे डिस्कस किया जा सकता है। तो आपको उतना डीप में नहीं जाना है, आपको हमने ये बता दिया कि 3 जो सेटअप हैं वो किस तरह के होते हैं, उसमें किस तरह की बीम यूज होती है, और किस तरह का क्रिस्टल यूज होता है, किस तरह का फोटोग्राफिक फिल्म यूज होता है, और उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न की ज्योमेट्री क्या होती है, जो डिफ्रैक्शन बनता है वो क्यों इस ज्योमेट्री में बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरा जो हमें मिल जाता है उसका जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इंटरप्रिटेशन का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन मतलब कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, वो चीज हमने आपको नहीं बताई, लेकिन मैंने आपको एक उसका थ्योरी बता दिया कि उसमें अगर सिंगल क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड है तो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो पॉइंट्स स्पॉट्स है उनके बीच का डिस्टेंस। और अगर ये पाउडर मेथड है तो पाउडर मेथड में जो इस तरह की लाइंस आती हैं, तो उन लाइंस को मेजर करते हैं, तो उससे हमें D की वैल्यू पता चल जाती है। और ये जो मेथड होता है, इस मेथड में बहुत सारी अपने आप ही वैल्यूज आ जाती हैं, क्योंकि थीटा तो वो एक शीट आती है उसमें, और उसमें एक शीट में हर थीटा वैल्यूज के लिए
अब चूंकि लैम्डा पता है तो वो हर थीटा वैल्यूज के लिए डी कैलकुलेट कर देता है, और फिर हमें मिलाना पड़ता है कि कौन सी डी वैल्यूज ऐसी हैं जहां पे पीक की हाइट ज्यादा है। तो जहां पे पीक की हाइट ज्यादा है मतलब वो डी वैल्यूज वहां पे परमिसिबल होती हैं। तो इस तरह से इसका एनालाइज किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने 2 यूनिट अब पूरी कर ली है, यूनिट 1 जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था और यूनिट 2 जो रेसिप्रोकल स्पेस था। तो इन दोनों यूनिट में जो मैंने रेफरेंस बुक्स यूज की हैं, आप जो भी रेफरेंस बुक चाहें वो यूज कर सकते हैं। जैसे सक्सेना गुप्ता सक्सेना की भी है, आर एल सिंघल की भी है, एम ए वहाब की भी है, और एक एस ओ पिल्लई की भी होती है। इसके अलावा मेरमिन एशक्राफ्ट एंड मेरमिन की भी होती है। तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप देख लीजिएगा आपको कौन सी सुटेबल लगती हैं। लेकिन जो मैंने इसमें रिफर की हैं इन दोनों के लिए, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए, वो एक बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स चार्ल्स किटल विले ईस्टर्न लिमिटेड की है, और दूसरी बुक है क्रिस्टलोग्राफी अप्लाइड टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स ए आर वर्मा एंड ओ एन श्रीवास्तव की, ये भी विले ईस्टर्न लिमिटेड की है। तो ये दोनों बुक, जो चार्ल्स किटल की बुक है, सी किटल पे लिखा रहता है, तो ये मतलब कि सबसे अच्छी किताब है जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए कही जाती है, और क्रिस्टलोग्राफी के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है ए आर वर्मा एंड ओ एन श्रीवास्तव। तो ये दोनों बुक मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए रेफर की है, तो आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं। और इस तरह यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 3 के लिए होगा, जो एलिमेंट्री लैटिस डायनेमिक्स होगा। तो आप अपने यूनिट 1 और यूनिट 2 के लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, और उसके बाद जो उसके न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच।